आज कहानी के दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। लॉस एंजलिस की एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एक क्लास पूरी तरह से स्टूडेंट से भरा हुआ था। हाँ, लेकिन उस स्टूडेंट्स में ज़्यादातर गोरे दिख रहे थे, लेकिन हाँ, उसमें कई भारतीय भी थे। यह हिस्ट्री का क्लास चल रहा था और आयत सिद्दीकी उस क्लास के बीचों बीच की सीट पर बैठकर अपनी क्लास का लुत्फ उठा रही थी। आज की हिस्ट्री की क्लास में इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ाया जा रहा था। आयत मास्टर्स कर रही है। उसने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया। आयत अपनी अम्मी की तरह एक होनहार स्टूडेंट थी। वो हर बार टॉप करती थी। 10th में टॉप करने के बाद सबको यही लगा था कि आयत साइंस में दिलचस्पी दिखाएगी, लेकिन आयत ने आर्ट्स स्ट्रीम चुनी। आयत की एक लड़की बैठी हुई थी जो देखने से इंडियन लग रही थी, और दूसरी ओर एक लड़का बैठा हुआ था जो फॉरेनर लग रहा था। उस लड़की का नाम दिया था, जो कि एक इंडियन थी और वो अपने परिवार के साथ यही सेटल्ड थी। वही दूसरी ओर बैठा लड़का माइकल था और वो यही का रहने वाला था। थोड़ी देर में क्लास खत्म होने के बाद तीनों कैंटीन में बैठे थे। दिया कॉफ़ी का सीप लेते हुए, यार आज की क्लास मुझे बहुत बोरिंग लगी, सिर दर्द हो गया। माइकल, या यू आर राइट, मेरी भी सर दर्द हो गई। माइकल आयत और दिया का बचपन का दोस्त था। वो इतने साल उनके साथ रह रह कर थोड़ी बहुत हिंदी बोल लिया करता था। आयत, नहीं यार, आज का क्लास सबसे बेहतर था, क्योंकि हमें आज हमारे इंडियन कल्चर के बारे में कुछ और चीज़ें जानने को मिली। और दिया, तुम्हें तो पता है कि तुम इंडिया में पंजाब से हो, तो तुम्हें उसके कल्चर के बारे में सब पता है, लेकिन मुझे तो मेरे अम्मी अब्बू ने कभी बताया ही नहीं कि हम इंडिया में कहाँ से हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम एक दफ़ा तो अपने दादा जान से अपने सवालों के जवाब लेने पहुंच जाओगी। लेकिन अंकल आंटी भले ही बरसों से अपने परिवार से दूर हों, लेकिन आज भी वो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं और वो नहीं चाहते कि तुम उनसे कोई भी सवाल करो। दिया ने आयत को समझाते हुए कहा। आयत उदासी से, मैं जानती हूँ ये सब। वही दूसरी ओर हिंदुस्तान के स्वर्ण शहर, नवाबों की नगरी लखनऊ में एक बड़ी सी हवेली में 27 सालों में बहुत कुछ बदला था। बेशक लोग वही थे। हाँ, कुछ लोग इस परिवार में बड़े जरूर थे। उस हवेली के बड़े से हॉल में एक लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा था। वह लड़की एक औरत के पीछे जाकर, अम्मी, अयान हमें परेशान कर रहे हैं। अयान ने कहा, अम्मी पूछिए अईना से, इन्होंने मेरे प्रोजेक्ट पर पानी गिरा दिया। अईना, अम्मी हमने जानकर कुछ नहीं किया, गलती से वहां रखा पानी का जग गिर गया। इतना कहकर अईना वहां से भागने को हुई, लेकिन अयान ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। क्या कर रहे हो अयना? अयान, बच्चों के जैसे लड़ रहे हो। पूरे घर में आप दोनों पूरे 22 के हो गए, लेकिन बचपना खत्म नहीं हो रहा आप दोनों का। और दादा जान ने आपको ऐसे देख लिया तो यकीन माने वो बेहद नाराज हो गए आपसे, उनकी अम्मी ने कहा। अयान अपना मुंह सिकोड़कर, अम्मी आप यह बताइए कि दादा जान खुश कब होते हैं? ऐसा नहीं कहते अयान, वो हम सबसे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन माजी में जो हुआ वो नहीं चाहते कि वह नरमी से पेश आए और वही सब फिर से दोहराए। अईना, अम्मी माजी में जो भी हुआ उससे हम सब अनजान नहीं हैं। कई दफ़ा हमने अब्बू से बीजान से उसका जिक्र सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शारिक चाचू ने इतनी बड़ी कोई गलती की थी। अयान, और फिर इतनी बड़ी भी क्या नाराज़गी, एक दफ़ा मिल तो सकते हैं ना। चलो अब ये बातें यही खत्म करो और अपना बिगड़ा हुआ प्रोजेक्ट खत्म करो, नगमा बेगम ने उनकी बातें बीच में ही काट कर कहा। उनकी बातें सुनकर ही अयान को फिर से अपना प्रोजेक्ट याद आ गया। उसने अयान के बाल खींचते हुए, अईना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अईना, हाँ आपने मेरे बाल खींचे, मैं भाईजान से आपकी शिकायत लगाऊंगी। अईना और अयान नगमा बेगम और शाहिद साहब के जुड़वा बच्चे थे। अयान अईना से 7 मिनट बड़ा था। उनके अलावा उनके सबसे बड़े बेटे थे कबीर अहमद सिद्दीकी, जो तकरीबन 25 साल के थे। वह बड़े ही सख्त किस्म के इंसान के थे। उनके लिए उनके दादा जान की बात पत्थर के लकीर के जैसी थी। कबीर की शख्सियत ही ऐसी थी कि एक दफ़ा कोई उन्हें देख ले वो उनका दीवाना हो जाए। कबीर लखनऊ की नामचीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे।
अयान के मुताबिक कबीर के लेक्चर में लड़कियों से पूरा पूरा क्लास भरा हुआ होता था, क्योंकि उन सबका उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस सब्जेक्ट पढ़ाने वाले प्रोफेसर में इंटरेस्ट था। शाम के वक्त कबीर अपनी बीजान रजिया बेगम के गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे और बीजान अपने बेटे शारिक मियाँ और शाहिद के बचपन के बारे में बात कर रहे थे। शाहिद का जिक्र करते ही उनकी आंखें हल्की नम हो जाती थी। उन्हें मायूस देखकर कबीर, बीजान क्यों आप उनके पीछे मायूस हो रही हैं जिन्हें आपकी कोई फिक्र ही नहीं है, और अगर फिक्र होती तो एक बार मुड़कर तो ज़रूर देखते। आईना कमरे में आते हुए, भाईजान आपकी एक हेल्प चाहिए। कबीर, हाँ बोलिए ना मेरी जान। अयान भाई, आपकी इस जान की पक्का मेरे हाथों जान जानी तय है। अइना रोनी सी सूरत बनाकर कबीर को सारी बातें बताती है। कबीर खड़े होते हुए दोनों को अपने साथ बाहर की ओर ले जाते हुए, चले कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। कबीर बाहर वालों के लिए जितना सख्त था उतना ही अपने घर वालों से मोहब्बत भी करता था। कबीर पहले उनका बिगड़ा हुआ प्रोजेक्ट देखता है, फिर अयान की ओर देखकर, ये इतना भी बेहतर नहीं था। अइना यह सुनकर, है ना भाईजान, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, इसलिए। अयान को घूरते देखकर उसकी बात मुंह में ही रह जाती है। दोनों के नोक-झोंक के बीच ही कबीर उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में समझाता है और दोनों प्रोजेक्ट बनाने में लग जाते हैं। उनकी ज़िंदगी इतने सालों से बस ऐसे ही बीत रही थी, लेकिन अब खुदा ने उनकी ज़िंदगी में एक और मोड़ लिख दिया था। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे यानी कि साकेरा के साथ एक लफ्ज़ मोहब्बत।